इतिहास के पन्नों से भविष्य की तकनीक तक जिज्ञासा को ज्ञान से जोड़ने का केंद्र द नॉलेज नेक्सस में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, अगर आज कोई बड़ी कंपनी, मान लीजिए Amazon या गूगल, सिर्फ अपना सामान ही ना बेचे बल्कि एक पूरे देश पर हुकूमत करने लगे, अपनी सेना बनाए, लोगों से टैक्स वसूले और कानून भी खुद ही बनाए। सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर जी हाँ, ऐसा सच में हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की अविश्वसनीय कहानी है और आज हम इसी की कहानी में गहराई से उतरेंगे कि कैसे एक व्यापार करने वाली कंपनी भारत की शासक बन बैठी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कुछ व्यापारियों का एक ग्रुप जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए निकला था, वो एक पूरे साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें कॉर्पोरेट पावर, इंसानी लालच और इतिहास के अनचाहे मोड़ों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या मोड़ लेती है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बड़े सपने से। कुछ व्यापारी थे जो पूरब के मसालों और शानदार कपड़ों के व्यापार से अपनी किस्मत चमकाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा व्यापारिक सफर उन्हें एक पूरे महाद्वीप पर राज करने की राह पर ले जाएगा। तो देखिए, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी आज की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसा मत समझिए। ये एक तरह का क्लब था जिसे रेगुलेटेड कंपनी कहते थे। मतलब हर मेंबर अपने पैसे लगाकर व्यापार करता था, लेकिन सब एक ही झंडे के नीचे काम करते थे। इससे उन्हें व्यापार करने के कुछ खास अधिकार मिल जाते थे। ये एक बहुत ही अलग किस्म का और शुरुआती मॉडल था। अब देखिए, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हो गया। ये धीरे धीरे कदम दर कदम हुआ। 1600 में तो उन्हें सिर्फ व्यापार का एकाधिकार मिला था, लेकिन फिर देखिए 1661 तक उन्हें अपने सिक्के बनाने और अपने ही लोगों पर शासन करने का अधिकार मिल गया। फिर बॉम्बे जैसा एक पूरा बंदरगाह उनके हाथ में आ गया। आप देख रहे हैं ना, कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे एक सरकार की तरह काम करने लगी थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़, असली गेम चेंजर, तो 1765 में आया। दीवानी, बस ये एक शब्द और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका मतलब था कि अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं थी, अब वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे इतने बड़े और अमीर इलाकों से टैक्स वसूल रही थी। वो वहां की अदालतों को चला रही थी। कहने को तो मुगल बादशाह अभी भी गद्दी पर थे, पर असल में सत्ता कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। ये इतिहास का शायद सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टेकओवर था। अब होता यह है कि जब आप कोई बहुत बड़ी ताकत बना देते हैं तो एक दिन उसे काबू में करने की भी जरूरत पड़ती है। और लंदन में बैठे ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि उन्होंने जो कंपनी बनाई थी वो अब उनकी ही काबू से बाहर होती जा रही है। वो बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। जरा सोचिए, आप लंदन में पार्लियामेंट के मेंबर हैं और आपको पता चलता है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसका काम सिर्फ पैसा कमाना है, उसकी अपनी फौज ब्रिटिश आर्मी से भी बड़ी हो गई है। वो लाखों लोगों से टैक्स ले रही है, उन पर राज कर रही है। आप क्या करेंगे? ये किसी बुरे सपने जैसा था और सरकार को अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। और इसी माहौल को विलियम पिट द यंगर के इस बयान ने साफ कर दिया। उनका कहना सीधा था, कोई भी कंपनी, कोई भी देश से बड़ी नहीं हो सकती। जब बात देश हित की हो तो सरकार का फैसला ही आखिरी होगा। मतलब साफ था, कंपनी के पर कतरने का वक्त आ गया था। तो इसका जो हल निकाला गया वो भी बड़ा दिलचस्प और थोड़ा उलझा हुआ था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने एक दोहरी कंट्रोल वाली अजीब सी व्यवस्था बना दी। सोचिए, एक ही कंपनी के दो बॉस। कंपनी के अपने डायरेक्टर तो रोजमर्रा का काम देखते थे, लेकिन उनके ऊपर सरकार का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा दिया गया जो सारे बड़े फैसलों पर नजर रखता था, जैसे कि जंग, संधि या पैसा। ये सिस्टम थोड़ा अजीब तो था, पर यहीं से सरकार ने कंपनी पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। तो ये जो दो बॉस वाला सिस्टम था, ये कई दशकों तक जैसे तैसे चलता रहा। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया और उन्हें समझ आ गया कि अब बस खेल खत्म, कंपनी का राज अब खत्म होने वाला था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ऑफिशियली भारत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। पर यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने खुद माना कि ये बदलाव असलियत से ज्यादा बस नाम का था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सरकार तो पहले से ही पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। 1858 का ये कानून तो बस उस पर एक सरकारी मोहर लगा रहा। तो फिर 1858 के बाद असल में बदला क्या?
एक शब्द में कहें तो सब कुछ। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, वो 2 बॉस वाला पुराना कंफ्यूजिंग सिस्टम खत्म। उसकी जगह अब लंदन में एक नया पावरफुल मंत्री आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत में जो सबसे बड़ा अफसर था वो गवर्नर जनरल से वाइसरॉय बन गया, जो सीधे रानी का प्रतिनिधि था। और कंपनी की सेना बन गई ब्रिटिश सेना। अब भारत किसी कंपनी की जागीर नहीं था, बल्कि सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के नाम पर शासित था। तो अब क्राउन सीधे सीधे इंचार्ज था। पर अब सवाल था कि इतने बड़े देश पर शासन किया कैसे जाए। और यहीं से हमारी कहानी के आखिरी हिस्से की शुरुआत होती है। एक नए पॉलिटिकल सिस्टम के बीज बोए जा रहे थे, एक ऐसा सिस्टम जिसका असर बहुत दूर तक जाना था। पहला कदम बहुत छोटा था, बहुत ही संभल कर उठाया गया। 1861 में पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। अब एक बात साफ समझ लीजिए, ये आज की पार्लियामेंट जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये बस सलाहकार बोर्ड जैसे थे, जिनमें कुछ भारतीयों को भी नियुक्त किया जाता था ताकि वो कानून बनाने में अपनी सलाह दे सकें। उनके पास कोई असली ताकत नहीं थी, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतिहास में पहली बार सरकार चलाने की मशीनरी में कुछ भारतीय आवाज़ों को भी शामिल किया जा रहा था। फिर लगभग 30 साल बाद 1892 में एक और कदम आगे बढ़ाया गया। ये भी कोई बहुत बड़ा कदम नहीं था, लेकिन था बड़ा जरूरी। अब ये काउंसिल देश के बजट पर बहस कर सकती थी, और सबसे बड़ी बात, अब वो सरकार से सवाल पूछ सकते थे। सोचिए जरा, अब कोई खड़ा होकर पूछ सकता था कि भाई इतना पैसा यहाँ क्यों खर्च किया। सरकार को गिरा तो नहीं सकते थे, पर उसकी जवाबदेही तय करना शुरू कर दिया था। उधर लंदन में इस पर बड़ी बहस चल रही थी। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन जैसे लोगों का मानना था कि वो भारत में गवर्नेंस के अच्छे सिद्धांत ला रहे हैं, मतलब वेस्टर्न आइडिया जैसे कि चुनाव। पर सवाल ये था कि क्या वो सच में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, या बस अपने साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाने का कोई नया रास्ता ढूंढ रहे थे। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ये सारी काउंसिल और ये सारे सुधार सच में भारत को सेल्फ रूल की तरफ ले जाने की एक ईमानदार कोशिश थी, या फिर ये बस साम्राज्य को कंट्रोल करने का एक और चालाक तरीका था, लोगों को ये एहसास दिलाना कि उनकी भी सुनी जा रही है, जबकि असली ताकत तो किसी और के ही हाथ में थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं, और ये हमें दिखाता है कि कैसे एक कंपनी के बनाए उस अनपेक्षित साम्राज्य की परछाई आज भी हमारे साथ है। द नॉलेज नेक्सस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा।